करो। नमस्ते, वंदे मातरम। आज की कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी भाषा का प्राथमिक स्तर का व्याकरणिक भाग, जिसे हम सामान्य दृष्टि से अगर हम कहें तो सबसे पहले जो बालकों को ज्ञान करवाया जाता है वो करवाया जाता है वर्णों का। बालक जब प्रथमा कक्षा में प्रवेश लेता है, अरुण और उदय कक्षाओं में उसको खेल खेल के साथ सिखाया जाता है, लेकिन प्रथमा कक्षा में आने के पश्चात उसे वर्णक का ज्ञान करवाया जाता है और उन्हीं वर्णों के ज्ञान के आधार पर वह बालक आगे भविष्य में चलकर अपनी उन्नति प्रगति आदि करता है। तो आज हम व्याकरण की भाषा की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्णों के बारे में हम या हमारे भाषाविद जो हैं वो क्या कहते हैं, हम क्या और कितना जानते हैं, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं जानते हैं, जानते हैं, और हमें इस वीडियो में दिखाई जा रही प्रत्येक चीज़ को, प्रत्येक बात को हमको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है, लिखना भी है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये वर्ण है। वर्ण जिसे और अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, उसे हम कहते हैं अक्षर, जिसका कभी नाश नहीं होता। अक्षर अर्थात जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे अक्षर कहा जाता है। ये वर्ण का ही एक पार्ट है, या यूँ कहें तो वर्ण का ही दूसरा नाम है, पर्याय शब्द है। वर्णों को हमने दो भागों में बांटा, स्वर एवं व्यंजन। वर्ण के दो भाग किए गए। वर्ण दो प्रकार के भेद हैं, टुकड़े नहीं किए गए, अक्षर के भेद हैं, यानी ये प्रकार हैं इसके। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अक्षर जो है जिसका नाश नहीं किया जा सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके प्रकार हैं। और प्रकार क्या है? स्वर एवं व्यंजन, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। अ से री तक कुल 11 वर्ण जो हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं, और क से ज्ञ तक व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम बात करें 11 वर्ण जो कि स्वर हैं, 33
वर्ण जो व्यंजन है। कुल मिलाकर हमारी वर्णमाला में 44 वर्ण है। शेष अन्य, जबकि आप लोग देखते होंगे अपनी पुस्तक में या आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं, वर्ण हैं जो हमारी गिनती में या इसकी गिनती में नहीं आते हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि बताया गया हमको, कोई 52 बता रहा है, कोई 54 बता रहा है, कोई 48 बता रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 44 ही वर्ण बताए गए। तो कुछ वर्ण ऐसे हैं, आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको ये ज्ञात होगा, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनकी गिनती हम पूर्व में कर चुके हैं, अर्थात वो कॉमन है। जैसे अंग्रेजी में कॉमन कहा जाता है। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए मैं आपके एक सामने एक वर्ण रखता हूँ, क्ष, जिसकी रचना इस प्रकार की है। इन दोनों वर्णों की, या यूं कहूं तो ये तीसरे वर्ण जो है, इन तीनों वर्णों की गिनती पूर्व में हो चुकी है। जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में जब हम लिखते हैं तो क वर्ग लिखा जाता है, ष षटकोण वाला, स षटकोण मूर्धन्य जिसे कहा जाता है, ये इसकी गिनती, इसकी काउंटिंग हो चुकी होती है। और अ जो कि स्वर है, ये तीनों चूंकि काउंटेबल हैं या इनको पूर्व में गिना जा चुका है, इस कारण से इसको एक स्वतंत्र रूप से वर्ण में नहीं गिना जाता। इसी प्रकार से अयोगवाय, बिना अ की सहायता के इसे हम लिख नहीं सकते। यह केवल एक चिन्ह मात्र है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। ये और इसी प्रकार से ये दो मात्राएं जिसे हम विसर्ग कहते हैं, ये दोनों ही अयोगवाय हैं। ये दोनों मिलकर बिना अ की सहायता के इनको हम लिख नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। इस कारण से ये वर्ण की गिनती में नहीं आते हैं। तो शायद मैं समझता हूँ आप लोगों के यह संशय जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्वर के बारे में। थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसे लिखेंगे अवश्य अपनी कॉपी में। और जैसे जैसे मैंने जिस क्रम से, अर्थात वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, फिर वर्ण क्या है, इस तरह से मैंने जिस तरह से लिखा है उस तरह से ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब देखेंगे स्वर क्या है। स्वर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वर स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और इसका उच्चारण व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता है, इसलिए ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। लघु या ह्रस्व और दीर्घ, ये दो प्रकार के हैं। अब लघु या ह्रस्व स्वर जो है वो क्या है और दीर्घ स्वर क्या है, जैसा कि हमारे उच्चारण से ही हमको भान होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। लघु स्वर क्या है?
लघु स्वर अर्थात जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण करने में हम लोगों को केवल एक मात्रा का समय लगता है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिसे हम ये कह सकते हैं एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा यानी अल्प समय में एक श्वास जिस भी इसे हम कह सकते हैं कि एक श्वास जितना हम लेते हैं उतना समय ही लगता है। श्वास पर भी आधारित है। स्वर जितना हम श्वास लेने में समय लगाते हैं उतने में उस जिस स्वर का उच्चारण होता है वो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। लघु या ह्रस्व स्वर होते हैं। अब दूसरी बात है कौन कौन से, ये कौन कौन से हैं? देखिए अ, इ, उ, अ, इ, उ और री। ये हमारे लघु या हम ह्रस्व स्वर जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हुआ दीर्घ, हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमको समय लग रहा है, तो यहाँ पर जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे या दो मात्रा का समय लगे या श्वास लेकर छोड़ने में जितना समय लगता है, लेना और छोड़ना, मैं तीनों बेस पे आपको बता रहा हूँ, तीनों के आधार पर आपको बता रहा हूँ। कम समय लग ले तो दुगना समय लगे, लघु स्वर से दुगना समय लगे, या दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे तो वो दीर्घ स्वर। या श्वास के आधार पर अगर कहें तो श्वास लेकर छोड़ना, इसमें जितना समय लगता है उतना ही स्वर उस स्वर के उच्चारण में लगता है। लिख लीजिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे या दो मात्रा का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो देखिए अ आ गया, यहां पर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर है। 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से ये हमारे कुल मिलाकर 11 स्वर हैं। अब इसके अतिरिक्त अंग और अह, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह, अ की सहायता से बोले जाने वाले, अ की सहायता से उच्चारित या प्रदर्शित, या जिन्हें प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए भी अ का सहारा
अंग और अह। ये दो वर्ण है जो कि हमेशा अ और अह, अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या है, एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। ये दोनों चिन्ह हैं। इन चिन्हों को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए हम लोगों को अ का सहारा लेना पड़ता है। उसके बिना हम इन दोनों चिन्हों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इस कारण से ये दोनों अयोगवा कहलाते हैं। अब आते हैं हम व्यंजन की ओर कि व्यंजन क्या है। तो ये तो था स्वर, और स्वर के भी दो भाग, लघु और दीर्घ। लघु में वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हमको दो मात्रा का समय लगता है। एक और होती है प्रकार जिसमें हमको बोलने का समय 3 गुना लगता है, अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर, उसे कहा जाता है प्लुत स्वर, जो प्रायः या तो विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ में, या आपने देखा होगा हम ओम का उच्चारण करते हैं और उसके मध्य में एक हिंदी की जो गणना है, अपनी हिंदी की गिनती जो है उसका 3 लिखा होता है। तो इस 3 का अर्थ क्या है? इस 3 का अर्थ है इस ओ को 3 गुना अधिक हमको उच्चारित करना होता है। या आपने कहीं पर इस प्रकार का सिंबल देखा होगा, चिन्ह देखा होगा 2 शब्दों के मध्य, जैसे कभी इस प्रकार से भी देखा होगा। तो इसका अर्थ है ये प्लुत स्वर है, अर्थात इसको 3 गुना अधिक, 3 मात्रा के समान इसको लंबा उच्चारित करना होता है। तो ये स्वर के 3 भेद हो गए। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। ये सब चीजें आप सभी को लिखनी है, ये ध्यान रहे। आपकी कॉपी जांच होगी, भैया जी आपके पास आते हैं उस समय आपकी कॉपी में ये लिखा हुआ होना चाहिए। आप सभी को ये काम करना है, ध्यान रखेंगे। आगे की जो चीज है उसमें हम ध्यान देंगे। अब टॉपिक आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या है? वे वर्ण, वे अक्षर जिन्हें स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है। वे वर्ण जिन्हें स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, बिना स्वरों की सहायता के हम जिसका उच्चारण ही नहीं कर सकते। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के बिना या स्वरों के सहयोग के बिना ना हो सके, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात क से आप स्वयं प्रयत्न कर सकते हैं। बिना स्वर के संयोग के ये सभी व्यंजन केवल
लिपि चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात जब तक इसमें कोई स्वर नहीं मिलता है तब तक ये केवल और केवल लिपि चिन्ह होते हैं। अब देखिए इसमें व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब होते हैं। इन सब का अपना एक उच्चारण स्थान निश्चित है। इन सभी वर्णों का अपना अपना एक उच्चारण स्थान नियत है। ये सभी वर्ण एक निश्चित स्थान से ही उच्चारित किए जा सकते हैं। अन्य स्थान से उच्चारण करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारी बोली में, हमारे बोलने में, हमारे उच्चारण करने में अशुद्धता आ जाती है। और प्रत्येक भाषा का यह नियम है कि व्यक्ति यदि शुद्ध उच्चारण करता है तो वह शुद्ध लेखन भी करेगा। और यदि उसका उच्चारण ही अशुद्ध है तो निश्चित रूप से उसका लेखन भी अशुद्ध ही होगा। हमारी कॉपी में हमारी हिंदी से संबंधित, हमारी वर्तनी से संबंधित, मात्रा से संबंधित जो हमारी अशुद्धियां होती हैं, भैया जी जो हमारे शब्दों में गोले लगाते हैं, काट छाट करते हैं, हम भी काट छाट करते हैं, भैया जी हमारी अशुद्धियां निकालते हैं, उसके पीछे एक ही कारण होता है कि हमारा उच्चारण ही अशुद्ध होता है। और उच्चारण अशुद्ध होने के कारण हम कभी भी शुद्ध नहीं लिख सकते। इसलिए यदि हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं है तो सबसे पहला प्रयास हमारा होना चाहिए उच्चारण को शुद्ध करना। और उसके लिए हमारे उच्चारण स्थानों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तब आइए चलते हैं, हम देखते हैं उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क वर्ग है। तो क वर्ग के लिए आपका उच्चारण स्थान है कंठ। अर्थात हमारा जो कंठ है ये हमारा स्वर यंत्र। यहाँ पर यदि आप हाथ रखेंगे तो आपको एहसास होगा, आप अनुभव कर पाएंगे कि आप किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो उसके लिए ये स्वर यंत्र, यहाँ हमारा स्वर यंत्र है। यदि किसी कारणवश हमारे स्वर यंत्र को इस नुकसान पहुंच जाता है तो हम बोलने में सक्षम नहीं रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हमारा स्वर यंत्र यदि खराब हो जाए तो हम बोल नहीं सकते। यह कंठ हमारा मुख्य स्वर यंत्र है। यहीं से वायु जो है घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। वो अलग अलग जिस स्थानों से निकलती है, इसके लिए याद करने के लिए हम अगर ध्यान दें, सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद में मूर्धा, मूर्धा के बाद में तालु, तालु के बाद में दंत, दंत के बाद में नासिक। अर्थात इस तरह से हमारे जो 6 उच्चारण स्थान हैं, दंत, दंत के बाद में ओष्ठ, ओष्ठ के बाद में नासिका, ये 6 हमारे वर्ण स्थान हैं। तो इन 6 वर्ण स्थानों के आधार पर या 6 के साथ में जो वर्ण हैं वो वर्ण और अन्य वर्णों के साथ या अन्य उच्चारण स्थानों के साथ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता से बोले जाते हैं। मैं आपके सामने जो उच्चारण स्थान है वो रख रहा हूँ। तो देखेंगे सबसे पहले क वर्ग है और क वर्ग के साथ ही हमारा च वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान तालु है। इसी तरह से हमारा जो ट वर्ग है, इस ट का उच्चारण मूर्धा से होता है।
और इसी प्रकार त वर्ग का उच्चारण दंत की सहायता से, और अंत में यदि हम देखें तो प वर्ग है जो वो ओष्ठ की सहायता से, अर्थात हमारे जो होंठ है, हम जिसे होंठ कहते हैं, उन होठों की सहायता से उनका उच्चारण होता है। आप इन वर्गों के वर्णों को उच्चारित यदि करते हैं तो उसके लिए आपको इन वर्णों का या इन स्थानों का सहायता या सहयोग लेना ही होगा। जब तक आप इन, जैसे आप प का उच्चारण कर रहे हैं, यदि आप प्रयास करें और दोनों ओठों को, ऊपर और नीचे वाले ओष्ठ जो हैं, यदि उन्हें आप पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में प का उच्चारण करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको कहता हूं निश्चित रूप से आप प का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं एक बार आपके सामने करने की कोशिश करता हूं, नहीं बोल पाऊंगा, प का उच्चारण नहीं होगा। इसी तरह से प्रत्येक वर्ण का अपना एक उच्चारण स्थान निश्चित है, और शेष जो बचा है, जो हमारा पंचम वर्ण है, जिसे हम वर्तमान की भाषा में या वर्तमान के लेखकों के द्वारा पंचम वर्ण को, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है, उस पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में काम में ले लिया जा रहा है। जो अनुस्वार है, उस अनुस्वार का प्रयोग नासिक्य के रूप में होता है। तो ये नासिका हमारा छठा उच्चारण स्थल है। ये 6 जो उच्चारण स्थान है, इन 6 उच्चारण स्थानों के आधार से ही हमारे उच्चारण संभव है, या हमारा उच्चारण जो है शुद्ध उच्चारण संभव है। आज हम जो बात कर रहे हैं नासिकीय व्यंजन, ये कौन कौन से हैं? तो जितने भी हमारे पंचम वर्ण हैं, जितने भी हमारे पंचम वर्ण हैं, वो सारे के सारे वर्ण उच्चारण स्थल हैं, या यूं कहें तो नासिकीय व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ प्रकार और आते हैं, जैसे आपने सुना होगा अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? कई बार क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए भी हम ध्यान करेंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है? जो य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच के हैं, न तो ये स्वर में गिनती में आते हैं, न इनकी गिनती व्यंजन में होती है, अर्थात बीच वाली, इसलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर के साथ साथ कई बार स्वर के साथ भी इनकी गिनती कर ली जाती है, जैसे आए, आए, ऊ। तो यह स्वर और व्यंजन के बीच में होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या है? तो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, ऊष्मा शब्द पढ़ा है ना? ऊष्मा यानी गर्मी, ताप। वह ताप या गर्मी जो है वो क्या है? उस गर्मी या ताप का अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो ऊष्मा किसी भी व्यंजन के उच्चारण में हमको घर्षण की अनुभूति होती है, और उस घर्षण की अनुभूति में हमारे से यदि हम उसके उच्चारण करते समय मुंह के सम्मुख अपना हाथ रखें तो हमें एक ताप महसूस होगा, गर्मी महसूस होगी। और इस प्रकार के जो वर्ण हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं आप थोड़ा सा देख लें। श, श, स और ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है।
इनको आप जब भी उच्चारण करें, जैसे आपने शंकर, शंकर, शिव, तो आप जब मुंह के आगे हाथ रखेंगे तो आपको ऊष्मा का एहसास होगा। सड़क, तो हवा निकलती हुई, और गर्म हवा घर्षण के साथ निकलती है, दांतों के आपस में मिलने के बाद घर्षण से के साथ हवा निकलती है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और तीसरा और अंतिम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अर्थात मिले हुए, मिक्स या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं। जैसा मैंने अभी आपको पूर्व में अपना अध्याय, अपना टॉपिक शुरू होते समय मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, वो था क्ष, त्र, ज्ञ, ये हमारे, और स्र, ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इनकी रचना दो से अधिक स्वर और व्यंजनों के योग से होती है। इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम यहीं पूर्ण करते हैं। ये अब आपको भान हो गया होगा कि स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन से वर्ग का उच्चारण, कौन कौन से व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे हम ध्यान करेंगे कि हमारा उच्चारण शुद्ध हो, अच्छे से बोलें और शुद्ध लिखें, क्योंकि शुद्ध उच्चारण होगा तो शुद्ध आप लिख पाएंगे, और शुद्ध लिख पाएंगे तो आपके अंक नहीं कटेंगे। धन्यवाद।